हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। आज के इस सेशन पे हम देखने वाले हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा जो निकली है, जिसमें भृत्य चौकीदार के पदों के लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसके लिए विशेष क्लास है। आज के इस सेशन पे हम देखने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। डिटेल के साथ आज देखेंगे क्लास को। इसके पहले देखिए, मैंने पहला क्लास अपलोड किया था सामान्य विज्ञान के। अगर आप वाला क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाके देखिए। अगर आपको वो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार के कंटेंट आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, जो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में लाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए आपके पास। देखिए, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। चलिए उत्प्रेरक के बारे में जान लेते हैं। उत्प्रेरक होता क्या है? देखिए, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन जो अभिक्रिया है उसकी दर को, रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे जो अभिक्रिया की जो गतिशीलता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है उत्प्रेरक के उपस्थिति के कारण। ठीक है, देखिए इसमें एक भाग होता है आपका नाइट्रोजन और 3 भाग होता है हाइड्रोजन। इसके मेल से बनता है आपका अमोनिया। अमोनिया देखिए NH3 को बोलते हैं अमोनिया। देखिए इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, N2 + 3H2। ये अभिक्रिया वाला हो गया साइन। उसके बाद Fe आपका हो जाएगा आयरन उत्प्रेरक के रूप में, और इसका देखिए ये ऐसे हो जाएगा NH3 2। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको इक्वल करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है। देखिए कई बार होता है कि इक्वेशन इक्वल करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से, वो सारे न्यूमेरिकल में एक ही वीडियो में आपके पास लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है आपके लिए, एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। आपको बताना है इनमें से किस व्यक्ति को एबी ब्लड ग्रुप वाला खून दे सकता है। ऑप्शंस आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एबी को। देखिए जो एबी होता है ये सर्वग्राही होता है। याद रखिएगा, सर्वग्राही मतलब जो सबसे खून ले सकता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एबी ब्लड ग्रुप। देखिए जो ओ नेगेटिव होता है ये क्या होता है? सभी समूहों को अपना खून दे सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? आपको बताना है सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य और तारों की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। आपको बताना है इनमें से कौन सबसे बड़ी कोशिका है शरीर की? तंत्रिका तंत्र, लीवर, गुर्दा या हृदय? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। देखिए जो तंत्रिका तंत्र है ये पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है उसका कंट्रोल किसके पास होता है? तंत्रिका तंत्र के पास। ठीक है, ये सबसे बड़ी क्या है? हमारे शरीर की कोशिका है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप भी मेरे साथ प्रश्नों को अटेम्प्ट करते चलिए और लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता चलेंगे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, एक तार में विद्युत धारा विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है जो विद्युत शक्ति होती है पावर, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर करंट को और वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए तो। ठीक है, ऑप्शन आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 गुना ये बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए पावर का फॉर्मूला होता है शक्ति का V × I। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बोला है प्रश्न के अनुसार विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है, साथ ही साथ जो विभवांतर है उसको भी दुगुना कर दिया जाता है। दुगुना दुगुना कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो जो पावर है आपका ये 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि
आपको बताना है जो जल है उसका उपयोग क्यों करते हैं शीतलक के रूप में। ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। देखिए जो जल का जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण इसको शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितना होता है, तो ये देखिए इसका होता है 4.186। ठीक है, ये होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रिएक्टर स्केल द्वारा नापा जाता है। आपको बताना है इनमें से क्या नापा जाता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी में होने वाले भूकंप की तीव्रता। ठीक है, उसको नापा जाता है रिएक्टर स्केल से। और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। देखिए जो आर्द्रता का मापन किया जाता है ये हाइग्रोमीटर से किया जाता है, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो समुद्र की गहराई है उसको नापने के लिए अपन किसका करते हैं यूज, फेदोमीटर, याद रखिएगा फेदोमीटर। चलिए उसी प्रकार से जो वायुमंडल में जो दबाव है उसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं अपन दाब के लिए, ये हो जाएगा आपका बैरोमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय किरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है ऑप्शन आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऊर्जा के घटते क्रम में अपने को बताना है, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका पैराबैंगनी, उसके बाद आएगा आपका अवरक्त किरणें, उसके बाद आ जाएगा आपका सूक्ष्म तरंगे और लास्ट में आ जाएगा आपका रेडियो तरंगे। ये उसका सीक्वेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक आदर्श अमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं। आपको बताना है जो वोल्ट मीटर होता है साथ ही साथ जो अमीटर है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना कितना ओम का होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो अमीटर है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है और जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। याद रखिएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी आपकी अमीटर में और आदर्श वोल्ट मीटर में होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 है आपके लिए, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण से जो दांत के डॉक्टर हैं वो देखते हैं दांत के छोटे छोटे बारीक बारीक चीजों को। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करके। उसी प्रकार से देखिए जो दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं किसका, अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो किसी स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, जो लार में उपस्थित होता है एंजाइम उसको स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके लिए, निम्न हैलोजन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बताना है जो हैलोजन दिया है उसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है। ऑप्शंस के अनुसार देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, हैलोजन तत्वों में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शंस आपके पास, आपको बताना है इनमें से विटामिन बी का रासायनिक नाम। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायमीन। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। चलिए विटामिन बी के बारे में और थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए इसकी कमी से क्या रोग होता है, बेरी बेरी। आप सबको पता होगा बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। देखिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या अपने को खाना चाहिए, क्या क्या स्रोत होता है विटामिन बी को कमी को पूरा करने के लिए। तो देखिए अपने को अंडा खाना चाहिए, अपने को दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए। चलिए इसी प्रकार से और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए जो आपका फिलोक्विनान है ये आपका संबंधित है किसका रासायनिक नाम है, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, देखिए जो विटामिन के की कमी होती है तो जो रक्त में जो थक्का है वो जमना बंद हो जाता है ना। तो देखिए अगर रक्त में अगर आपका थक्का जमना बंद हो गया, विटामिन के की कमी हो गई, तो हमको क्या क्या खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, हमको हरी सब्जियां खानी चाहिए विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए। उसी प्रकार से देखिए जो एस्कार्बिक अम्ल है, देखिए इससे क्या होता है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। मसूड़े छूट जाते हैं, आप देखेंगे स्कर्वी लोग। इसमें आप लोगों को खाना रहता है नींबू, आंवला और संतरा। देखिए बायोटीन के बारे में आप सुनेंगे, इसको B7 के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है,
इसकी कमी से क्या होता है, शरीर में लकवा हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द बनी रहती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न 14 आपके लिए, एक पिंड ए से बी तक की दूरी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से तय करता है तथा बी से ए तक की दूरी को करता है ये 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, तो आपको बताना है संपूर्ण यात्रा के अवधि में पिंड की औसत वेग। ठीक है, देखिए ये ए से बी जा रहा है आपका 20 मीटर पर सेकंड की गति से, उसी प्रकार से जब रिटर्न आ रहा है तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आ रहा है। तो अपने को बताना है एवरेज स्पीड। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। देखिए 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में हो जाएगा 20 इंटू 30। ठीक है, देखिए तो यहां से हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 50। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 4 बार में। देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है। आपको बताना है, कथन दिया आपके पास। देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही हो जाएगा। देखिए जो कथन सेकंड है ये बोल रहा है ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घटते चले जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो अपचयन की क्रिया होती है या अवकरण का जो प्रक्रम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, जो कोई भी मनुष्य है समुद्र के जल में इजीली तैर पाता है नदी की तुलना में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। आपको बताना है इनमें से जीवाणु के कारण होने वाले रोग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी। जो टीबी है ये किसके कारण होता है, आपका जीवाणु के कारण। ठीक है, देखिए जीवाणु से होने वाले रोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। देखिए इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसमें देखिए जो पंडित है इसमें जो पन हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लेग के लिए, डी आ जाएगा आपका डिप्थीरिया के लिए, ता आ जाएगा आपके टाइफाइड के लिए, जो का है वो आपका आ जाएगा काली खांसी के लिए, जो टीका का जो टी है वो आ जाएगा आपका टिटनेस के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो का है ये आ जाएगा आपके कुष्ठ रोग से लिए, है ना। उसी प्रकार से जो न्यू है, न्यू का आपका हो जाएगा निमोनिया, और है से हो जाएगा आपका हैजा। याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है। आपको बताना है इनमें से किसके कारण नींबू खट्टा होता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, नींबू खट्टा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लकड़ी है ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, देखिए जो जीवाश्म ईंधन है ये कई वर्ष पहले बना हुआ होता है। देखिए इसका जो निर्माण है हाई प्रेशर में होता है, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है जीवाश्म ईंधन बनने के लिए। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसे आप देखे होंगे पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, ये आपके जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं और लंबे समय बाद ये जीवाश्म ईंधन के रूप में मानव के द्वारा खोजे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, संक्षारण के उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से क्या उदाहरण है संक्षारण के। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। ठीक है, ये आपका आ जाएगा संक्षारण के उदाहरण। जमती है उसके कारण जो लोहे का जो वजन है ये भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आज का प्रश्न था किसके कारण फूलों में रंग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइनिन। इसके कारण क्या होता है, फूलों में रंग होता है। आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं साइंस के, सामान्य विज्ञान के प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
देखिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।